फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट होता है 127 से और 127 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 6 यूनिट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 10 व्हाट विल बी इट्स y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट 6 मिला है, तो वेक्टर हमें बजाते खुद 10 मिला है और y कंपोनेंट हमसे मांगा जा रहा है। द एस्पेक्ट ऑफ सोल्यूशन, द रीजन ऑफ ट्रेक, द ट्रेक ऑफ सोल्यूशन is that हमेशा vector is equal to under the root x component square plus y component square. The magnitude of vector is always equal to the root of x component square plus y component square. अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, अंडर रूट फार्मूले का हिस्सा है, x कंपोनेंट हमें 6 मिला है और y हमसे मांग रहे हैं। y को मालूम करने के लिए रूट को खत्म करना होगा, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड और ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 और y स्क्वायर अपनी जगह पर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 36 लेफ्ट पे ले आइएगा तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू y स्क्वायर, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 क्या आता है 64। टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, हेंस द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट विल बी 8 यूनिट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 128 ऑन द बोर्ड फरमाया जा रहा है कि एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर्स कैन नॉट बी। तो जनाबे आला को लीनियर लफ्ज से ही सोल्यूशन छुपा हुआ है, वाबस्ता है। माय डियर स्टूडेंट, को निकला है कॉमन से, को मीन्स कॉमन, और लीनियर लिखना है लाइन से, लीनियर मीन्स लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम वेक्टर, वो सारे वेक्टर जो एक ही लाइन पर मौजूद हो, वो सारे वेक्टर जो एक ही लाइन पर मौजूद हो, दे आर कॉल्ड कोलिनियर, यानी उनका लाइन ऑफ एग्जिस्टेंस कॉमन है, उनका लाइन ऑफ एग्जिस्टेंस कॉमन है। इफ द लाइन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर इज कॉमन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कॉमन लाइन मतलब ये एक लाइन है, अब इस लाइन पर जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब आपस में कोलिनियर होंगे। तो मैं एक वेक्टर ये बना लेता हूँ, एक वेक्टर ये बना लेता हूँ और एक वेक्टर ये सारे कोलिनियर हैं। और आप देखो कोलिनियर का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, लेकिन इनका इट मीन के कोलिनियर के दरमियान सिर्फ 0 डिग्री पॉसिबल है या सिर्फ 180 डिग्री पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी एंगल बिटवीन कोलिनियर हराम है। समझ आ गई है? कोई भी एंगल अदर देन 0 and 180 पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज कि कौन सा एंगल नहीं हो सकता बिटवीन कोलिनियर टू वेक्टर। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज π/2। π/2 नहीं हो सकता, पाई भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, π/2 नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, π/2 यानी 90 हराम है, कोलिनियर पर 90 हराम है। So my dear students, 129. The next question of the test: body projected upward with 100 meters per second and the highest point of its motion. कहा गया है कि ये जमीन का सरफेस, यहाँ बॉडी, आपने मोहतरम बॉडी को ऊपर फेंका विद 100 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉडी मोहतरम अपने टॉप लोकेशन, अपने उरूज, अपने पीक पर पहुंचेगी, तो एट द टॉप कौन सा स्टेटमेंट पीक है? एट द टॉप जो स्टेटमेंट टिक होगा हम क्लिक करेंगे। वेलोसिटी मैक्सिमम, क्या ठीक है या गलत है? आप कहें सर गलत है, क्योंकि ऊपर जाकर ये बॉडी मोहतरम किस हालत में आ जाएगी, और रेस्ट में वेलोसिटी मिनिमम या 0 तो है लेकिन मैक्सिमम नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी मोमेंटम मैक्सिमम, तो जब जैसी वेलोसिटी वैसा मोमेंटम, मानते हो ना? वेरी गुड। जैसी वेलोसिटी वैसा मोमेंटम डियर स्टूडेंट, और वेलोसिटी ऊपर वाले मुकाम पर 0 है तो मोमेंटम भी ऊपर क्या होगा? 0। तो ऑप्शन डी भी गलत। लेकिन इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी में हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। जब भी बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही हो तो हर पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी पर एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ जी ही होता है। अगर एक्सेलरेशन जी है जो कि यहाँ 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 ऊपर जाने, नीचे आने, सब में ए जी है, तो इट मीन सिर्फ एक ही बात कंफर्म हो गई,
कि ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी द एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल which is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? सी है, सिर्फ सी ही सही है। अच्छा 130 ऑन द बोर्ड फरमा रहे हैं प्रोजेक्टाइल है, होगा प्रोजेक्टेड विद 20 सही एट एन एंगल ऑफ 30 देन एट समिट। समिट पर कौन सी कहानी है? क्वेश्चन का ताल्लुक है कि एक प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको फेंका है विद वेलोसिटी ऑफ 20 एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30। ये समिट पर गया तो इस समिट पर हमसे मांगा जा रहा है कि कौन सी चीज क्या है। अब एक समिट कहानियां पढ़ेंगे। वेलोसिटी 0 है, यस और नो? क्या समिट पर वेलोसिटी 0 है? क्या प्रोजेक्टाइल अपने पूरे मोशन में किसी पॉइंट पर रुकता है? नहीं, प्रोजेक्टाइल कभी नहीं रुकता, प्रोजेक्टाइल कभी नहीं रुकता। समिट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोले एक्स कंपोनेंट बाकी रहता है, वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है लेकिन एक्स कंपोनेंट रिमेन्स अलाइव। तो वेलोसिटी 0 गलत है, दूर रहिए। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी है? प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी है? यस, प्रोजेक्टाइल डियर स्टूडेंट मोशन अंडर ग्रेविटी है। एंड इफ इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन g होगा, और अगर हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन g होगा तो g इज 9.8 बट डाउनवर्ड। तो अपवर्ड इसमें आपको ऑप्शन गलत दे रहा है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ हो सकती है? मैक्सिमम तो या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होती है या पॉइंट ऑफ, क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों मैक्सिमम होते हैं। टॉप पर तो सिर्फ बेचारा एक्स कंपोनेंट रह गया है, तो ये मिनिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ए बी सी तीनों गलत हैं। डी ए 9.8 लेकिन डाउनवर्ड है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ठीक है। 131 हमारे साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी कंसिडर्ड। अच्छा जनाब आला, आप जानते हो, आप मानते हो, आपने पढ़ा है, सीखा है कि वर्क होता है एफ एस cos ऑफ थीटा। आपको बताया गया है, आपको सिखाया गया है कि वर्क का दारोमदार किस चीज पर है? तो मैं कहूंगा जब जहां जैसा cos थीटा तब वहां वैसा वैसा वर्क। इट मीन्स अब cos ऑफ थीटा के 3 वैल्यूज आते हैं। कितने वैल्यूज आते हैं? 3 ही तो वैल्यूज आते हैं। या cos ऑफ थीटा 0 हो जाता है तो वर्क भी वहां 0 cos ऑफ थीटा 0, मैंने थीटा नहीं कहा, थीटा 0 इज समथिंग एल्स एंड cos ऑफ थीटा 0 इज समथिंग, मैंने थीटा नहीं कहा, मैं cos ऑफ थीटा की बात करूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थीटा। तो cos ऑफ थीटा और वर्क एक जैसे होंगे। जहां cos ऑफ थीटा से आंसर 0 वहां वर्क भी 0, और cos ऑफ थीटा 0 तब होता है जब एंगल कितना होता है? 90। तो इट मीन व्हेन एंगल इज π/2 वर्क विल बी 0, वर्क विल बी 0। π/2 एंगल पे वर्क 0 होगा। अच्छा cos ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है? व्हेन थीटा इज लेस देन, अगर थीटा 90 से कम हो। इट मीन cos ऑफ थीटा पॉजिटिव तो वर्क पॉजिटिव, तो cos ऑफ थीटा इज पॉजिटिव विद थीटा इज लेस देन 90। तो जब जब एंगल π/2 से कम होगा वर्क विल बी पॉजिटिव। एंड हेंस आप समझ गए होंगे कि cos ऑफ थीटा नेगेटिव तब होता है व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, और 90 मीन π/2। अब हम ऑप्शन कैसे चूज करेंगे? π/2 हो एंगल तो 0, और π/2 से लेस हो तो पॉजिटिव, और π/2 से ज्यादा हो तो नेगेटिव। कहानी आपके सामने है, मैं ऑप्शन पढ़ूंगा। 131 डियर स्टूडेंट, नेगेटिव इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 गलत है, वेरी गुड। पॉजिटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 गलत है। पॉजिटिव इफ थीटा इज लेस देन 90 तो बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यानी वर्क पॉजिटिव बनता है जब थीटा π/2 से क्या हो शाबाश? कम हो। cos ऑफ थीटा पॉजिटिव आता है, और जब जब cos ऑफ थीटा पॉजिटिव तब वर्क पॉजिटिव होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 132। अ पर्सन इज ट्राइंग टू मूव बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है जनाब, ये है एक सरफेस, ओके। इस सरफेस पर एक बॉडी, सही, इस बॉडी को इस तरफ मोशन दिया जा रहा है, और कौन मोशन दे रहा है मैं आपके लिए बना लेता हूं। इसमें मैंने रस्सी डाली है, मैंने नहीं जनाब, कोई और बंदा है जो इधर मौजूद है,
और ये बंदा इस तरफ इसको खींच रहा है, यानी ये मोशन इस बॉडी मोहतरम को ये बंदा मोहतरम दे रहा है अपने फोर्स से। अगर आप ध्यान दें तो ये बंदा इस बॉडी को मोशन दे रहा है अगेंस्ट, इस तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन होता है या नहीं होता, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट होता है फ्रिक्शन। तो आप देखिए जरा गौर से, ये बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है और जिस तरफ मुकद्दस बॉडी मूव करती है उसी तरफ उसका क्या बनता है, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। आप फैसला करें जनाब, अगर मैं कहूं वर्क बाय फ्रिक्शन, यानी बाय की बात करूं, तो फिर आप फ्रिक्शन का एंगल इस्तेमाल करोगे और फ्रिक्शन का एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आता है, और 180 इज ग्रेटर देन 90, तो वर्क डन इज, तो वर्क बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क बाय फ्रिक्शन इज। लेकिन ये बंदा फ्रिक्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं या नहीं, फ्रिक्शन इसे लेफ्ट तरफ खींच रहा है और बंदा इसे, तो ये जो फोर्स ये बंदा लगा रहा है इसको बोलते हैं वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। इट इज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी जिस तरफ वर्क फ्रिक्शन करना चाहता है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। मेरी बात समझ गए हो? तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन इस तरफ है और बंदे का फोर्स उस तरफ है, तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा एंगल क्या बनता है, और जीरो मीन के लेस देन 90, एंड व्हेन एंगल इज लेस देन 90 वर्क डन विल बी, so therefore work by friction is always negative but work against friction is always positive। समझ आ गई है? and hence the correct option of the question is, मार्क करें शाबाश, कौन सा ऑप्शन ठीक है, 132 on the board। आई थिंक आप सीख चुके हैं। और हमारा 132 क्वेश्चन में वर्क बाय पर्सन इज पॉजिटिव, वर्क बाय पर्सन इज, वर्क बाय फ्रिक्शन इज जीरो, गलत, फ्रिक्शन कभी जीरो वर्क नहीं करता, जहां फ्रिक्शन होता है वहां नेगेटिव वर्क होता है। वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव, ये भी ठीक है, और वर्क बाय पर्सन इज पॉजिटिव, बोथ बी एंड सी होना चाहिए। वर्क ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव, ये ठीक है जनाब, ये गलत नहीं है। और ये वर्क बाय पर्सन इज पॉजिटिव, तो बोथ बी एंड सी होना चाहिए, ए एंड सी नहीं है बेटा, ये बोथ बी एंड सी है, इसको ठीक कर दो, इसको, जी 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 बोले, हाँ ये ए एंड सी नहीं है, बी एंड सी है, ऑप्शन डी ठीक कर दो, बोथ बी एंड सी है। यानी वर्क, देखो आपने देखा मैंने इसलिए ड्रा किया, वर्क बाय फ्रिक्शन या वर्क ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो वर्क है वो तो नेगेटिव है बिकॉज एंगल 180, और वर्क बाय पर्सन इज बिकॉज द पर्सन वर्क इज अगेंस्ट फ्रिक्शन, द पर्सन वर्क इज अगेंस्ट फ्रिक्शन, अ पर्सन इज ट्राइंग टू मूव बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन, यही है जो मैंने ड्रा किया। तो करेक्ट कर दे प्लीज, करेक्ट कर दें इसको, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, एंड प्लीज मार्क इट बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी कर दें। प्रतिबंधी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जनाब, तो आपको सिखाना था, यही मतलब था, सिखा दिया। 133 आपके नाम, द पेयर ऑफ वेक्टर्स फॉर विच डायरेक्शन मस्ट ऑलवेज बी सेम एज, एक मिनट साहब, जस्ट 1 मिनट प्लीज, एरिया आप नोट करें। बाबा रिजल्ट होने दे, रिजल्ट हिलाने दे इससे, अरे कमांडर शावर तो है जासु कदा कमियो क्वेश्चन में 132 वेदा ऑप्शन डी ठीक कहा, डी ठीक करते दा इन्हें दे दी दे 132 कमियो डी। अच्छा जनाब, हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है, और नेक्स्ट है 134 डे स्टूडेंट। 134 क्या फरमाता है, 33 है सॉरी, द पेयर ऑफ वेक्टर फॉर विच डायरेक्शन मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम। तो आपको याद होगा, आपको क्लास में बताया गया होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि दो वेक्टर्स हैं और इनका डायरेक्शन मस्ट बी सेम, शाबाश, वेरी गुड, सही, आपने ठीक बोला, दो वेक्टर का डायरेक्शन मस्ट बी सेम का ये लफ्ज, ये कंडीशन कब पूरे होते हैं, जब दोनों के दरमियान एक इक्वेशन हो, क्या हो, जब इक्वेशन हो और उसमें वेक्टर एक इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे हो, दूसरा वेक्टर इक्वेशन के दूसरे साइड पे हो, और बाकी सब कुछ जो भी हो वो क्या हो, स्केलर। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान ये कहानी आ जाए, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान ये कहानी आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो इस कहानी में जो दो वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन मस्ट बी सेम। अगर एक वेक्टर इक्वेशन के एक तरफ, दूसरा वेक्टर इक्वेशन के दूसरी तरफ,
और बाकी तमाम चीजें स्केलर हों, तो फिर डियर स्टूडेंट याद रखना इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। तो चलो अब मैं आपके लिए अब जो ऑप्शंस हैं उसको देख ले रही स्टूडेंट, जो ऑप्शंस गिवन हैं उन पे बात करते हैं। एक एक ऑप्शन उठाता हूं, अब मैं इस कंडीशन सिखाता हूं आपको। तो पहले नंबर पे है 133 ओमेगा और अल्फा। क्या आपने कभी ऐसा इक्वेशन देखा है कि लेफ्ट साइड पे ओमेगा हो, राइट साइड पे अल्फा हो और बाकी सब स्केलर हो? नहीं, ऐसा इक्वेशन कभी आप ना पढ़ोगे ना कभी पढ़ सकते हो। तो इट मीन के अल्फा और ओमेगा इस कंडीशन को बे नहीं कर रहा। ऑप्शन ए गलत है। दूसरा है वी और ओमेगा। शाबाश, ऐसा ना हो मुझे कहो सर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। मुसलमानों वी और ओमेगा वेक्टर है, लेकिन आर भी क्या है? वेक्टर है। और तीसरा क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए। तो वी और ओमेगा भी इस कंडीशन को बे नहीं कर रहा। नेक्स्ट है ओमेगा और एल। मैं आपको दिखा सकता हूं। आपने देखा है, आपने पढ़ा है एल इज इक्वल टू आई, तो एल एक वेक्टर, ओमेगा दूसरा वेक्टर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट मीन के एफ और ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा के लिए क्या होगा? ये सेम होगा। एंड 133 इज करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। हमारी अगली बातें 134 आपके नाम। अच्छा डियर स्टूडेंट, 134 what it says, an object revolving with 10 रेडियन पर सेकेंड या सर्कल, अगर एंगुलर वेलोसिटी 10 हो और सर्कल का डायमीटर कितना हो? 2 हो, तो बताओ लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? आप जानते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जानते हो ना? तो r हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो डायमीटर 2 है, तो r कितना हो गया? तो v इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10, इट मीन 10 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो देखते हैं, लेकिन सिर्फ लीनियर वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी है। ओमेगा से एक लीनियर वेलोसिटी आ गया ए। फ्रीक्वेंसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो v इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ। तो ये 10 है, ये 2 पाई इस तरफ ले आइएगा, तो फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी। और ये कैंसिल, इट मीन 5 बाय पाई। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, तो टाइम पीरियड इज पाई बाय 5। इट मीन ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? डी है, ऑल ऑफ दीज ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 135, इक्वेशन ऑफ रोटेशन फॉर अ स्फीयर इज दिस वन, ठीक है। देन द करेक्ट इंफॉर्मेशन, इसमें भी हर ऑप्शन में अलग क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दिया है 200 इज इक्वल टू 10 लिखा है 20 टी प्लस 100 टी स्क्वायर। अब देखो, जो मैं बातें बताने वाला हूं उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, सारे स्टेटमेंट्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब गौर से देखें, इसका मतलब है कि बॉडी मोहतरम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, 200 है। इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? तो इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर रेस्ट से स्टार्ट होता तो ओमेगा आई की जगह 0 आता, यहाँ ओमेगा आई की जगह क्या आया है? 20, तो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ। और बताओ हाफ अल्फा किसके बराबर है? अगर हाफ ऑफ अल्फा 100 के बराबर है, तो अल्फा कितना है? इट मीन के अल्फा 100 नहीं है। तो आप एक एक ऑप्शन पढ़ो प्लीज। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 135, इनिशियली एट रेस्ट, सही है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? तो रेस्ट तो नहीं है। अच्छा, रोटेटिंग विद 100 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन 100 आया है या 200 आया है? तो बी भी गलत। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0, हराम है या सही जायज है? हराम है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 है। तो रोटेटिंग विद 200 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इट मीन करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 फॉर यू डियर स्टूडेंट। एक बॉडी है, उसको हाइट इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ले जाया गया है। ये हमारी प्यारी जमीन, ये इसका रेडियस
यहां बॉडी पड़ी है और आप इसको ऊपर लेके जाते हो, लेकिन कितना ऊपर लेके जाते हो, ये हाइट इस रेडियस के डबल है। इट मीन ये टोटल फासला कितने आर हो गया, पहले एक आर था, 2r आपने और दिया दूसरी आर। क्वेश्चन ये है कि अगर यहां एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -u हो तो इधर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो बहुत आसान है, आप जानते हो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm डिवाइड बाय स्मॉल r, where small r is the distance of body from center of earth। सही देखा ना? तो पुट करें, शाबाश। पहले ये बॉडी ये मोहतरम कहां पड़ी थी? तो सरफेस पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? -gmm। लेकिन सरफेस पर ये फासला कितना था? तो कैपिटल R। बट इन्होंने कहा है कि gmm ये -u के बराबर लिया है। क्या लिया है? यानी आप लोगे कि gmm, देखो माइनस की जगह माइनस और gmm बाय r को इन्होंने क्या कह दिया है? वाही कहना लिखी गई कहना माइनस की जगह माइनस, फिर से बोलो माइनस की जगह माइनस, और gmm बाय कैपिटल R को क्या कहा गया है? u। क्योंकि सरफेस पर इन्होंने पोटेंशियल कितनी ली है? -u, तो माइनस की जगह माइनस अपनी जगह पे लिखा है और gmm बाय r को u कहा। अब जब यही बॉडी इधर आ गई तो आप कहोगे एट गिवन हाइट पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो देखो मेरा साथ दे प्लीज, माइनस की जगह g की जगह स्मॉल m की जगह स्मॉल m, कैपिटल M की जगह कैपिटल M। लेकिन स्मॉल r अब कितने r के बराबर है? नाउ इट इज इक्वल टू 3r। तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस की जगह माइनस, 1/3 की जगह 1/3, लेकिन gmm बाय r को इन्होंने क्या कहा है? तो मैं u कहूंगा। इट मीन इट इज -u/3। इट इज -u/3। आई होप आप समझ गए हैं। और करेक्ट ऑप्शन है बी है। आपने कहा बी है, मैंने बी ले लिया, मैंने देखा नहीं ऑप्शन अभी, मेरी नजर पड़ेगी अब। 136 है ना? कभी ऑप्शन ठीक दे, बी सही देखा हो। हमारा अगला क्वेश्चन है 137 प्लीज। फरमाया जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टोरियल फॉर्म गिवन है, तो 2a - b क्या होगा? तो मेरे ख्याल में कैलकुलेशन लंबी है थोड़ी, तो 2a - b, इसको इक्वल टू की जगह 2, a की जगह जो वैल्यू है अप्लाई करें प्लीज, 2i + 2j, ओके, माइनस b की जगह -4i - 4j। तो देखते हैं 2 2s are 4i, 2 2s are 4j, और माइनस माइनस +4i + 4j। अच्छा, 4i + 4i 8i, और +4j + 4j 8j। अगर मैग्नीट्यूड मांगे तो ठीक, नहीं तो ये वेक्टर ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्या है शाबाशी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। हमारा 138 का क्वेश्चन चल रहा है। फरमा रहे हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल 5, देन एंगल बिटवीन देम 10 है रिजल्टेंट। एक वेक्टर है a 15, दूसरा वेक्टर है b 5, इनका रेडियस हमें सॉरी रिजल्टेंट हमें मिला है 10। बताओ इनके दरमियान एंगल क्या है? तो क्या रिजल्टेंट a - b के बराबर आ रहा है? रिजल्टेंट कितना है और a - b कितना है? 15 - 5, तो 10 इज इक्वल टू 10। इट मीन रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन ओबे कर रहा है, और जब भी रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन के बराबर हो इट मीन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, और अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एंगल कमी हो दिखाना, सी ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 139 प्लीज। 139 आपके नाम। क्या फरमाया जा रहा है? व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर? तो आपको ये वेक्टर दिया गया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एंगल, ये वेक्टर इधर एंगल दिया है 60 डिग्री, और आपसे कह रहे हैं कि अगर इस वेक्टर की वैल्यू a है, वैल्यू गिवन नहीं है, बस a लिखा है, इसका x कंपोनेंट क्या होगा? तो जब x और y एक्सिस गिवन हो तो x कंपोनेंट मीन द कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस।
एंड y कंपोनेंट मीन द कंपोनेंट अलोंग। तो पहले इसके कंपोनेंट बना लो, ये इसके कंपोनेंट्स है, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट के कंडीशंस आपको याद है, कंबाइंड हो, टेल से स्टार्ट हो और हेड पर खत्म हो, 3 कंडीशंस हैं। तो ये कंबाइन है, टेल से स्टार्ट है, हेड पर खत्म है। अब ये इसका चूंकि ये अलोंग एक्स आता है तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। अब एक्स के लिए हम लिखते हैं ए काज ऑफ थीटा, और आपको माय डियर स्टूडेंट्स जरूर सिखाया गया होगा कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में जो थीटा होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस को टच करता है, ये हमेशा एक्स एक्सिस को, तो ये वो एंगल है जो एक्स एक्सिस को टच करे, लेकिन जो एंगल मिला है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो इट मीन के एक्स एक्सिस को टच करने वाले एंगल की जगह हम वो एंगल नहीं लिख सकते जो वाई को टच करेगा, समझ गई? तो क्या करेंगे, 60 है तो इधर ये क्या है, इट मीन ये 30 एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो आई हैव टू राइट इट ए cos ऑफ 30 डिग्री एंड ax इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे शाबाश, क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज cos ऑफ 30 इज 0.866 टाइम्स ऑफ a, इट इज द x कंपोनेंट। ज्यादातर बच्चे इसको इस तरह करते हैं कि जब एंगल y एक्सिस के साथ गिवन हो तो फिर यहाँ साइन ले लेते हैं। वो एक ट्रिक हो सकता है बट एक अथेंटिक या रूल के मुताबिक फार्मूला नहीं हो सकता। और जब एक चीज आसानी से सही कॉन्सेप्ट से होती है तो एक्स्ट्रा बर्डन याद करने की जरूरत नहीं होती कि हर चीज याद करो कि जब ये क्वेश्चन आए तो ये करो, ये क्वेश्चन आए तो ये करो। अच्छी बात यह है कि बंदा टॉपिक पढ़ ले, समझ ले, तो फिर जिस तरह भी क्वेश्चन आए द पर्सन कैन डील। समझ आ गई है? तो रे स्टूडेंट्स, आपने सीखा, दैट्स गुड। हमारा अगला मरहला है 140 का। क्वेश्चन ऑन द बोर्ड इज 140। The dot product of two vector is 12 if they are parallel. The magnitude of one is 4. What is the magnitude of the other? तो फरमाया गया है कि a dot b हमें मिला है क्या, 12। तो a dot b can be replaced by ab cos theta is equal 12। लेकिन कहा गया है कि वो क्या है शाबाशे, पैरेलल मीन द एंगल इज 0 और cos ऑफ 0 इज a क्या है शाबाश, 4 है। तो b हमें जानना है, तो b इज इक्वल टू 12 by 4 एंड द आंसर इज 3। 141 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, 140 का ऑप्शन डी सही हो खानानो, 141। अब जो क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट सही है, एक 10 kg है, एक 5 kg है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं आबोताब से, v and 2v के स्पीड है, स्टक टुगेदर, व्हाट विल बी द नेट वेलोसिटी? क्या आया है आंसर? शाबाश, 0। क्यों जी, हाँ तो रेस्ट में क्यों आते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप इसका एक फार्मूला भी है वो भी याद कर सकते हैं, जनरली भी गेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गेस कर सकते हो। देखो आपको इसके 2 मेथड्स बताने वाला हूं। 2 मेथड्स में पहला मेथड ये है कि जब भी 2 बॉडी स्टक हो जाए और स्टक होने से पहले वो अपोजिट मूव कर रहे हो तो फिर उनका नेट वेलोसिटी होती है m1v1 माइनस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस, लेकिन ये माइनस तब जब ये स्टक होने से पहले अपोजिट मूव कर रहे हो। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव के साथ लिखोगे। अब वैल्यू पुट करें शाबाशे, तो बताओ m1 की वैल्यू कितनी है 10, वेलोसिटी कितनी है v, m2 की वैल्यू और वेलोसिटी 2v डिवाइड बाय 10 प्लस 5, तो नेट वेलोसिटी क्या रही है देख लें, ये 10v माइनस 10v डिवाइड बाय 15 एंड द आंसर इज, अब ये तो कैलकुलेशन हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये बॉडी है 10 की वेलोसिटी v है, ये बॉडी है 5 की वेलोसिटी 2v है, तो इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा 10v और अपोजिट डायरेक्शन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10v, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, अगर बॉडी का अगर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा जनाब, 0 होगा। अगर फाइनल मोमेंटम 0 होना है तो फाइनल मोमेंटम इज मास डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब फाइनल मास तो 0 नहीं हो सकता तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, समझ आ गई है? इट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है 142। बिग शाबाश, बिग।
रिमूव कर सकता हूं? बिग बिग शाबाश। 142 142 को देखे प्लीज। टू ऑब्जेक्ट ये हो गया। वी हैव 3 वेक्टर्स ए बी सी सच दैट 3 वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस डी जो है वो सी के बराबर है। पहले से बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो हमेशा दोनों के साथ 90 डिग्री पर होता है, जानते हो ना। क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला रिजल्ट हमेशा दोनों के साथ 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे होता है। अब फरमाया क्या जा रहा है, तो फरमाया ये जा रहा है अगर ये सी एक्स एक्सिस पर हो क्या होगा, तो ये अगर एक्स एक्सिस पर हो इट मीन के इनमें से एक वाई एक्सिस पर होना चाहिए और जब ये एक वाई और एक जेड एक्सिस पर हो तो वाई और जेड से कौन सा प्लेन बनता है, वाई जेड प्लेन। So if A cross B is equal to C but C is parallel to X axis then समझ जाना कि A and B मिलकर कौन सा प्लेन बनाएंगे, they will form YZ plane। तो A and B are in YZ plane। करेक्ट ऑप्शन क्या है, C है। 143 dear students, वेक्टर A के वैल्यू गिवन है, B के वैल्यू गिवन है। What is the magnitude of dot product of A and B? तो A dot B, आप A की वैल्यू लिख दो प्लीज, 2i माइनस 3j प्लस 2k डॉट, ये क्या है 3i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमारे पास A डॉट B का शॉर्ट फॉर्म जानते हो, i की वैल्यू i से, j की वैल्यू j से और k की वैल्यू k से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2 3 6 माइनस 6 और प्लस ये कैंसल, द आंसर इज +4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 143 में क्या आता है, 143 में आता है बी। 43 डियर स्टूडेंट्स सॉल्व हुआ एंड 144 पे बात करने वाला हूँ। 144 फरमाता है कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 kg बॉडी इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ, एक्सेलरेशन 20 है, डायरेक्शन नॉर्थ है, मास ऑफ द बॉडी इज 0.5 है, बताओ नेट फोर्स की कहानी क्या होगी। तो फोर्स होता है ma और 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 से 20 से क्या आता है 10, बट जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसी तरफ फोर्स होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप यकीन करें बहुत से बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को भी गलत कर जाते हैं। ये नहीं कि उनको नहीं आता, ये कि उनको यकीन नहीं आता कि इतना आसान क्वेश्चन भी टेस्ट में आ सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप पास पेपर पढ़कर भी फिर भी इंतजार करते हो कि हर क्वेश्चन टफ से टफ होगा और हर क्वेश्चन काफी मुश्किल होगा, जैसे एमडीकेट कोई कुछ हाई लेवल की चीज है और इसमें अगर आसान क्वेश्चन आ गया तो कयामत आ जाएगी। समझ आ गई है? ऐसा नहीं है जनाब, आप पास पेपर देके ज्यादा नहीं 19, 20, 21, 22, 23, 24 का मोर देन 80% क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, लेकिन स्टूडेंट मेंटली आसान क्वेश्चन के लिए तैयार ही नहीं होता। तो आसान क्वेश्चन में भी उनको एक लॉजिक लगता है, एक ट्विस्ट लगता है और आसानियां भी अपने लिए मुश्किल बना देते हैं। तो ट्राई टू बी क्लियर अबाउट इट के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 145। 145 आपके लिए क्या है, इसमें फरमाया है ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम 1000 मीटर हाइट, ये जमीन का सरफेस यहाँ पर बॉडी और बॉडी को गिराया गया है 1000 मीटर की हाइट से और ये फ्री फॉल कर रही है। देखते हैं एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे, सही गलत होने का रीजन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, बिल्कुल हराम है क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या होता है और जी को हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट। तो लिहाजा ऑप्शन ए गलत, मंजर आम से उजल। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 144 में 145 में और वो है मोमेंटम इंक्रीजेस, तो ये बिल्कुल सही है। जब बॉडी नीचे आती है तो इसकी वेलोसिटी में क्या आता है और जैसी वेलोसिटी वैसा मोमेंटम, तो मोमेंटम में भी क्या आएगा, मोमेंटम आल्सो इंक्रीजेस। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बी एंड सी होगा तो वो ठीक होगा, नहीं तो बी ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये तो हो ही नहीं सकता
नीचे आते हुए ग्रेविटी पैरेलल बनती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। तो वेलोसिटी इंक्रीज ऑप्शन सी भी गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है 146 डियर स्टूडेंट्स। और 146 में है मैक्सिमम रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल इज 100 होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? तो आपसे फरमाया गया है कि मैक्सिमम रेंज 100 है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। तो आपको पता है मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है v स्क्वायर बाय जी। इट इज इक्वल टू 100। v स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 100। v चाहिए तो v इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय जी और स्क्वायर है, g की जगह 10 ले लो तो इट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड तो v बन जाएगा। क्या मैं 1000 को लिख सकता हूं ऐसे? यो मिनट का ना, अगर मैं इसको लिख लूं डियर स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 250 ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, क्योंकि 250 मल्टीप्लाई बाय 4 1000, बट 4 का रूट क्या बन जाता है 2 और अंडर रूट में क्या रह जाएगा तो 2 अंडर द रूट 50 इज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन ए में है मेरे ख्याल में। सही है 146 फॉर यू। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके पैमानों पे पूरा उतरता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 147 एंड इट आल्सो सेज द सिंबल g represents the acceleration of free fall. Which of these statement is correct? तो वही क्वेश्चन है, लफ्ज चेंज किए गए हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है। तो ये एक्सेलरेशन क्या है? पहला पॉइंट इज g इज ग्रेविटी। इज इट ग्रेविटी? ग्रेविटी मीन जमीन का खींचना। ये जमीन का खींचना नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड है। ये चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड है। तो ऑप्शन ए क्या है शाबाशी? गलत है। और ऑप्शन बी पे बात करेंगे। ऑप्शन बी फरमाता है g इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेट और g में जमीन आसमान का फर्क है। वेट तो फोर्स है, जमीन का अट्रैक्शन है, वेट का यूनिट न्यूटन है और g का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये वेट हो ही नहीं सकता, ये वेट में होता है लेकिन ये वेट नहीं होता। तो ऑप्शन डी भी क्या है शाबाशी? गलत है। और ऑप्शन सी क्या है? योमन खा 147 दे। ओके द सी वो खा, मैंने सी के लिए गलत लिखना था। अब बी देखने, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड मास। तो W इज इक्वल टू mg जानते हो, तो G इज द रेशियो ऑफ द वेट एंड मास, यानी ऑप्शन बी ही सही जुमला है। यही बी में जो कहा वो ठीक है, बाकी ए और सी में जो कहा वो गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक बाल है प्रोजेक्ट हुआ है इनटू एयर विद 100 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका कॉन्सेप्ट ये है डियर स्टूडेंट 148 में ये जमीन का सरफेस। ओके, यहां से आपने बॉडी फेंकी, लेकिन बॉडी को फेंकने के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 100 जूल। फर्ज करो एयर है। अब लफ्जों में आपको उलझाया है कि ऊपर जाते हुए एयर एनकाउंटर के होने के बावजूद इसकी पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो वैसे ही आपको उलझा रहे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी ऊपर जाएगी फिर पलट कर वापस आएगी। अगर रास्ते में एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो तो जब ये पलट कर वापस आएगी तो पलट कर वापस आने की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में क्या कहोगे? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, व्हेन देयर इज नो लॉस अगेंस्ट एयर द एनर्जी विल बी कंजर्व्ड एंड इफ एनर्जी इज कंजर्व तो आपने 100 जूल से फेंका था 100 जूल पे वापस आएगा, तो 100 से ज्यादा तो मुमकिन ही नहीं है। ग्रेटर देन 100 से लौट आएगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 100 के साथ तब लौटेगा जब एयर रेजिस्टेंस ना होता। जब एयर रेजिस्टेंस होगा तो लॉस होगा, और जब लॉस होगा डियर स्टूडेंट तो फिर ये 100 से कम से आ सकता है लेकिन 100 से ज्यादा। तो इट मीन द काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन बिकॉज ऑफ लॉस। 148 में आपके लिए करेक्ट ऑप्शन था कमियों दे खानानो लेस देन 100, ऑप्शन ए। हमारा 149 ऑन द बोर्ड। गाड़ी है, दो गाड़ियां हैं, एक ए है एक बी है। तो ये गाड़ी है ए और ये है गाड़ी बी। गाड़ी ए और बी है। इस मोहतरम गाड़ी का मास 1000 kg है और इस बेशरम गाड़ी का मास 2000 kg है। सही है? आई डोंट नो। अच्छा जनाब, ये मूव कर रही है विद 60 किलोमीटर पर आवर से और ये मूव कर रही है विद 30 किलोमीटर पर। अब आपसे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी से कैसे रिलेटेड है। तो क्या दोनों का मास सेम है? यस या नो? नहीं, इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा, और काइनेटिक मास के साथ डायरेक्टली है।
तो मास से ये पता चलता है कि बी की काइनेटिक ए के डबल है। बी की काइनेटिक, क्योंकि बी का मास ए के मास के डबल है, लेकिन ठहर जाते हैं क्योंकि वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और इसकी वेलोसिटी उसके हाफ है। तो एक हाफ और एक डबल, तो क्या काइनेटिक इक्वल हो जाएगी? आप कहें नहीं सर वेलोसिटी पर स्क्वायर है, वेलोसिटी पर, तो हम सॉल्व करेंगे और मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं इसको। अच्छे बच्चे ये करेंगे कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, तो टेंशन से बच जाएंगे। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इसकी काइनेटिक मास तो है 1000 और वेलोसिटी कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाय 60। एग्री? तो देखते हैं इससे क्या आता है। आसान कर दो अपने लिए, 2 कैंसल या 2 कैंसल और ये 500, तो 500 मल्टीप्लाई 5 6 आर 30 और 36 आर क्या बनता है, मैं इस तरह लिख लो कोई हर्ज नहीं है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट भी बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी बी, फिर ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा हाफ, मास इसका 2000 और वेलोसिटी इसकी 30 मल्टीप्लाई बाय 30। ये और ये कैंसिल, तो इसमें क्या होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या तो दिखाना, हाँ 1000 है, माता पता रहे 1000 है 1000 है रेस्टोरेंट। अच्छा 1000 है, अब इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, आप यकीन करो कि इसका आंसर डबल आएगा और इसका आंसर उसके हाफ आएगा। अब ये तो कैलकुलेशन है, क्या इतना 5 मिनट जाया करोगे? नहीं। आप कैसे सोचोगे? जिस तरह मैं आपको अभी बताने वाला हूं, आप ऐसे सोचोगे जनाब। सो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे सोचें कि सर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टू मास है और मास बी का डबल है, तो मास की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जो है वो डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक मास के साथ डायरेक्टली है और इसका मास डबल है, तो इसकी काइनेटिक उसके डबल हो जाएगी। फिर मुझसे कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी इस मोहतरम की इसके डबल है, लिहाजा वेलोसिटी अगर मैं इधर 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या बना देगा, तो इट मीन के ए की जो काइनेटिक है वो बी के काइनेटिक के कितने टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम। वेलोसिटी की वजह से अगर हम वेलोसिटी को देखें तो ए 4 टाइम बढ़ा रहा है, इट मीन के ए की काइनेटिक मास की वजह से 2 टाइम कम हो रही है और वेलोसिटी की वजह से 4 टाइम। अब ये ए की काइनेटिक है, समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वो इस तरह कैलकुलेशन करें। ये ए की काइनेटिक है, प्लीज मेरा साथ दें, ये कार ए की काइनेटिक है, मास ने इसको हाफ कर दिया, यानी ओरिजिनल से नीचे चली गई और वेलोसिटी इसको 4 टाइम बढ़ा देगा, तो 4 टाइम बढ़ाने के बाद नेट चेंज कितना आएगा, डबल, क्योंकि वो 2 पहले मास वाला भी रिकवर हो गया और 2 एक्स्ट्रा भी हो गया, तो एज अ होल 4 टाइम नहीं हो सकती क्योंकि मास की वजह से 2 टाइम कम हो गई, तो नेट जो ए होगा इसका 4 इसके 2 को कैंसिल कर देगा, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विल बी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैं एक बंदा इधर खड़ा, अपने दोनों हाथ यूं फैलाए, एक मोहतरम इस हाथ से मुझे पकड़ के मुझे 2 मीटर इधर ले आता है, मेरी बात समझ गए हो, 2 मीटर, काइंडली सोचें। दूसरा इस हाथ से पकड़ के मुझे यहां से 4 मीटर इधर ले आता है, तो मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितने फासले पर हूंगा, 2 मीटर। शक ये आखिरी बंदे 4 मीटर का चेंज ले आया, लेकिन उसमें वो पहला 2 मीटर कवर हो गया, तो मास की वजह से ए की काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम कम आ रही थी, तो वेलोसिटी की वजह से जो 4 टाइम बढ़ गई तो मास वाला 2 उसमें कम हो गया और 2 एक्स्ट्रा हो गया। कुछ समझ आ गई है? वो कवर एक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ये समझाने में टाइम लगता है, समझकर सॉल्व करने वालों के लिए ये जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ोगे जहन फौरन कहेगा ऑप्शन ए, 3 सेकेंड लगेंगे उनको जो समझकर सॉल्व करेगा, वरना कैलकुलेशन करोगे इट विल टेक 3 मिनट्स ऑफ यू, आपके कम से कम 3 मिनट इसमें लगेंगे। हमारा अगला मरहला यानी अगला क्वेश्चन, जी हुजूर योमेंट कम ऑप्शन क्वेश्चन याद है, इसका नंबर क्या है भूल गया हूं, 149 डियर स्टूडेंट्स, 149 में काइनेटिक ऑफ ए इज डबल ऑफ काइनेटिक ऑफ बी। अब ऑप्शन देख लेता हूं और इसमें ट्वाइस दैट ऑफ कार बी, सी सही है, आपने अच्छा बोला, मैं लिख लेता हूं 149 में सी आता है। 150 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
और 150 है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी देन इट आल्सो मस्ट हैव स्पीड। जहां काइनेटिक एनर्जी होगी वहां मोशन होगा, और जहां मोशन होगा वहां स्पीड लाजमी होगा। क्या हर मोशन में एक्सेलरेशन होता है? नहीं, तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है। क्या हर मोशन में इम्पल्स होता है? इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो काइनेटिक की मौजूदगी में मोशन मौजूद तो स्पीड तो मस्ट भी मौजूद, लेकिन एक्सेलरेशन और इम्पल्स और चेंज वगैरह तो ऑप्शन है, वो मस्ट भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। अच्छा, स्पीड, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, अच्छा क्वेश्चन तब होता जब मैं आपको ऑप्शन डी में आल दे देता, तो फिर ज्यादातर बच्चे गलत हो जाते। समझ आ गई है? आल ले लेते, लेकिन याद रखना स्टेटमेंट में मस्ट है, और एक्सेलरेशन मोशन का कंपल्सरी फैक्टर, वो कभी होता है कभी नहीं होता, इम्पल्स कभी होता है कभी नहीं होता। तो ऑप्शन 150 में ए है। 151 ऑन द बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव? कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं, और ये एनर्जी है, ये कभी जीरो से कम नहीं होती। नेगेटिव होने के लिए या जीरो से कम होना पड़ेगा और या अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। डायरेक्शन भी इसमें नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो तो हो सकती है लेकिन जीरो से कम, तो कभी ये नेगेटिव नहीं होती। 153 पकी गई माँ। सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑफ दीज। बताओ शाबाश। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल दे रहा है। तो ये तीनों प्रैक्टिकल लाइफ में सेंट्रीपिटल का काम करते हैं, ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है 153। द लेंथ ऑफ आर्क फॉर रिवॉल्विंग बॉडी इज डबल ऑफ रेडियस। कहते हैं कि आर्क रेडियस के डबल है। एस इज डबल ऑफ रेडियस। अगर टाइम 2 सेकेंड लिया हो तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाई टी, और थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर इंटू टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू एस क्या है? 2r है। तो ये 2r बाय आर डिवाइड बाय 2, आर कैंसिल, 2 कैंसिल, इट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन 1 रेडियन पर सेकेंड, बिल्कुल ए सही देखा नानो। हमारा अगला क्वेश्चन है 154। What will be the number of turns if a body rotating with 2 revolution per second stopped in 10 seconds? इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब साथ दीजिए। What will be the number of body rotating with 2 revolution per second? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए रिवॉल्यूशन में, और ये है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2 अपनी जगह पर। स्टॉप इन 10 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हाफ की जगह हाफ। एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी, और टी कितना है? 5 है, तो 10 है, सॉरी 10 स्क्वायर अपनी जगह पर। अब वैल्यू पुट करें तो थीटा इज इक्वल टू 10 2 आर 20 प्लस ये फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई क्योंकि स्टॉप कहा है, तो वी एफ 0 प्लस माइनस ओमेगा आई कितना है? 10 है। 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 10, और ये है 100। अब देखते हैं क्या आता है। सॉरी स्टूडेंट्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है? 20, और 20 जो है ये 10 भी है ना, द 2 रे कसर है। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स? आप ये मैंने कैलकुलेशन सही की है ना? फिलहाल कोई कैलकुलेशन तो मैंने सही नहीं हुई, आप मेरे साथ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि बॉडी की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। ओके, कितने रिवॉल्यूशन ये करेगा स्टॉप होने से पहले? स्टॉप का मतलब है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? स्टॉप इन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड है, 5 है, 10 सेकेंड में रुक गई है बॉडी 10 सेकेंड में रुक गई है, तो हो जाए। अब ये परवा रहे हैं कि थीटा बताओ, तो द बेस्ट इक्वेशन टू फाइंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी। अब देखो ओमेगा आई भी है, टी भी है, अपने लिए पहले क्या मालूम करो? एल्फा रहना मालूम कर लो तो अच्छा रहेगा। एल्फा इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। तो एल्फा क्या बनेगा प्लीज? ओमेगा एफ क्या है शाबाश? 0 माइनस ये 2 है या 12 है? 2 बाई 10, तो एल्फा इज -1/5। एल्फा -1/5 हो गया, तो थीटा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 -1 प्लस 1/2, सॉरी एल्फा इज -1/5, और ये क्या है? 10 स्क्वायर।
अब देखो क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 और प्लस माइनस प्लीज माइनस और 5 2s आर 10 और ये हो गया 10 स्क्वायर 100 बाय 10 तो माइनस 10। इट मीन्स कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, 10 रिवॉल्यूशन। समझ आ गई है? इस तरह कैलकुलेट करो जनाब। 154 में करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 10, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 155 आपसे शेयर करने वाला हूं और 155 पर मैं क्या रहा है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वाज 18। अगर एक बॉडी का कोलिजन के बाद काइनेटिक 12 है तो दूसरे का क्या होगा? तो आप फरमाएंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी कोलिजन में हमेशा क्या रहती है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो एक की काइनेटिक कितनी है, 12 है, दूसरे की काइनेटिक हम बता रहे हैं टोटल कितना है, 18। तो B is 18 minus 12, it means 6 joule. The second body's kinetic energy will be 6 joule, 155। आपके लिए क्लियर हो गया। हमारा अगला मरहला, अगला क्वेश्चन, और वो क्या है, वो है 156 डियर स्टूडेंट। 156 में द रेट ऑफ वर्क बाय बॉडी इज 1000 यूनिट्स होगा। रेट ऑफ वर्क पे नहीं खाना, रेट ऑफ वर्क का कॉन्सेप्चुअल मतलब है 1 सेकेंड में वर्क की वैल्यू। जो पावर की तरफ जाएंगे कैलकुलेट करेंगे, जो इस पॉइंट को पिक करेंगे वो बिना कैलकुलेशन 0.3 सेकेंड में ऑप्शन फिल कर देंगे। कैसे? अगर आप कहो समझो कि रेट ऑफ वर्क का मतलब है 1 सेकेंड में वर्क की वैल्यू, और कितनी है, 1 सेकेंड में वर्क की वैल्यू 1000। रेट ऑफ वर्क 1000 मीन के 1 सेकेंड में वर्क की वैल्यू 1000। तो बताओ 4 सेकेंड में कितना वर्क होगा? तो अब आपको कैलकुलेशन की जरूरत, लेकिन अब अगर आप कहो कि पावर 1000 है, टाइम 4 है, वर्क मालूम करो, तो फिर आप T इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम में वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो ये 1 मिनट डेफिनेटली लेगा, वो 0.3 सेकेंड लेता है। रेट ऑफ वर्क मीन 1 सेकेंड में वर्क की वैल्यू। तो अगर 1 सेकेंड में 1000 जॉल का वर्क है तो 4 सेकेंड में 4000 जॉल का वर्क होगा। मेरी बात समझ गए हो? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 156 में ए सही है। 157 आपके नाम, दो bodies of same masses approaching each other with 5 and 2, if they stuck together the speed of system is। फिर अप्रोच कर रहे हैं तो the net velocity of the combination is m1 v1 minus m2 v2 divided by m1 plus m2। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मोशन अपोजिट था। m1 कितना है प्लीज हेल्प मी, सेम मासेस तो m ले रहे हैं, और v1 कितना है 5, तो 5m माइनस 2m डिवाइड बाय m प्लस m। सोचने शाबाश जल्दी जल्दी, 5m माइनस 2m इज 3m बाय 2m, mm कैंसिल एंड द आंसर इज 3 बाय 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी शायद ए ही टी है। 158 80 को करना, 157 में ए है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग 3 रोटेशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। देखो डिस्टेंस ऑफ 3 रोटेशन इस तरह लिखो, तो s इज इक्वल टू 3 और एक रोटेशन होता है 2 पाए r। अब पुट करो 3 2 पाए और r इज 2 है, 2 है ना, हाँ 2 मीटर है तो 2 2s आर 4 3s आर, तो s इज इक्वल टू 12 पाए, s इज इक्वल टू 12 पाए एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, करें है नोटिफिकेशन बस। हाँ क्या करूं, रिमूव कर सकता हूं? रात को मैंने बर्फ पिया है अभी भुगत रहा हूं। एनी हाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट? योमेंट प्लीज, यस यू आप बताएं योमेंट कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? द वन इन ब्लू, यस यू 159। हमारा अगला क्वेश्चन है 159 प्लीज, और 159 फरमा रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज एल। ठीक है, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल है, होगा ड्यू टू टार्क इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम डबल। एंगुलर वेलोसिटी अचानक क्या हो गई,
बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L है, अचानक एंगुलर वेलोसिटी डबल हो गई किसी टार्क की वजह से, और टार्क से एंगुलर वेलोसिटी डबल हो गई, तो बताओ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो आप कहोगे सर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मींस फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस, अब इतना तो पता है कि इनिशियल क्या है L, अब फाइनल क्या होगा? वेरी गुड, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि जैसी एंगुलर वेलोसिटी वैसा एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई प्ले द रोल ऑफ ए कांस्टेंट। तो जो एंगुलर वेलोसिटी पे गुजरेगी वो एंगुलर मोमेंटम पे जरूर गुजरेगी, समझ आ गई है? लिहाजा अगर टार्क ने इसको डबल कर दिया है इट मीन के टार्क ने एंगुलर मोमेंटम को भी, और अगर एंगुलर मोमेंटम डबल हो गया तो फाइनल क्या हो जाएगा? लिहाजा चेंज हो जाएगा 2L माइनस L इज L, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारा डी ऑप्शन ठीक है। 160 आपके नाम। 100 न्यूटन मीटर एक्स ऑन अ बॉडी of opposing ability 25 kg meter square. What is the change in quantity of angular motion after 5 seconds? देखो change in quantity of angular motion क्या मांग रहे हैं? डेल्टा L, क्योंकि quantity of linear motion is linear momentum and quantity of angular motion is angular momentum. So the change in quantity of angular motion mean डेल्टा L बता दो। अच्छा डेल्टा L बता दो, स्टेटमेंट में आपको अच्छा खासा कंफ्यूज किया है, जबकि टार्क है 100 न्यूटन मीटर, शायद 100 है, हाँ बिल्कुल, और टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड, और ये अपोजिंग एबिलिटी आपको धोखा देने का बेहतरीन तरीका है, समझ आ गई है? स्टेटमेंट में अपोजिंग एबिलिटी इज 20 kg मीटर स्क्वायर, कुछ अजीब गरीब, ये सिर्फ आपका फोकस डिविएट करने का एक अच्छा सा मेथड है, एंड द एक्चुअल आंसर इज कि टार्क इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइड बाय T, सो डेल्टा L इज इक्वल टू टार्क मल्टीप्लाई बाय T, एंड टार्क इज 10 एंड टाइम इज 5, so it is 500 यूनिट। हाँ 500 यूनिट करेक्ट ऑप्शन होगा, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 161 बहुत से स्टूडेंट्स इस अपोजिंग एबिलिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उलझे हुए होंगे। आप उलझे थे यानी सुलझे थे? सुलझे थे, क्या बात है। अच्छा 161 ऐसा कोई है जिसके अभी तक सारे क्वेश्चन ठीक हो फिजिक्स के? अभी तक सारे ठीक आ रहे हैं? ये देखो आप में से कोई है जनाब, ऐसा कोई है जिसके अभी तक सारे क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं? और कोई है यहां से? क्या बात है। 161 अच्छा प्रोजेक्टाइल विद 22 मीटर पर सेकेंड हैविंग मैक्सिमम रेंज 100, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ समिट। अच्छा क्वेश्चन है, ये है जनाब प्रोजेक्टाइल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। तो हमारे स्टूडेंट ये प्रोजेक्टाइल आपने इसको 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, बिल्कुल आपके साथ ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और ये गया है गया है गया है यहाँ गिरा है। अगर उन्होंने कहा मैक्सिमम रेंज तो इट मीन द एंगल इज मैक्सिमम रेंज, जब भी आ जाए तो एंगल क्या होगा? ये मैक्सिमम रेंज आपको कितना मिला है? वाई का ना खाना, मैक्सिमम रेंज 100 मीटर मिला है, चलो सही है। ये पॉइंट प्रोजेक्टाइल का क्या है? समिट है। क्या है शाबाश? तो ये फरमा रहे हैं कि समिट तक ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रा किया ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ समिट मीन के इनिशियल पॉइंट से समिट तक जो स्ट्रेट लाइन बनता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ समिट। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ समिट हमें बता दीजिए। तो पहले आपको बता दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट आपसे मांगा जा रहा है वो एक हाइपोटेन्यूज का काम करता है, और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये इसका परपेंडिकुलर, और ये जो हाफ ऑफ रेंज है ये बेस है। तो बेस हाफ ऑफ रेंज है तो 100 का हाफ क्या होगा? अब अपने लिए परपेंडिकुलर मालूम कर लो और इधर पुट करो। तो 2 का और फरेब दिया है बहुत खूबसूरत, वो ये कि आपको वेलोसिटी में उलझाया गया है, लेकिन पता है सोल्यूशन का रास्ता क्या है? सोल्यूशन का रास्ता है कि मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट। तो मैक्सिमम रेंज कितना है और 4 हाइट यानी हाइट कितना हो जाएगा? तो हमें माय डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर मिला है कितना और बेस मिला है कितना? इस वेलोसिटी का इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई रोल, और पहला स्टेप ही आपको धोखा देने के लिए इस्तेमाल हुआ। मेरी बात समझ गए हैं? तो वेलोसिटी की तरफ ध्यान मत लेके जाएं, सीधी सी बात है कि हमें डिस्प्लेसमेंट का समिट का डिस्प्लेसमेंट बताना है। फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट वी नीड परपेंडिकुलर एंड बेस,
बेस इज द हाफ ऑफ रेंज विच इज 50 एंड परपेंडिकुलर इस फार्मूले से हमें आराम से मिल सकता है। तो अब परपेंडिकुलर भी आपके हाथ में है, बेस भी आपके हाथ में है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? आप कहोगे सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, बोले ना शाबाश, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब एक और फेवर आपके साथ की गई है कि कैलकुलेशन इन तक नहीं लेके गई, बस सिर्फ मैकेनिज्म छोड़ दिया गया है। तो परपेंडिकुलर की जगह, रियली सॉरी, बेस की जगह 50 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 25। तो जिस ऑप्शन में ये वैल्यूज हैं वो ठीक है, और ये वैल्यूज लाई करते हैं ऑप्शन ए में सही है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन के आबोताब समझ गए हो। और हमारा अगला क्वेश्चन है 162। इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट समिट इज 19, so what will be the velocity x component of initial velocity? क्या होगा? कितना आसान है। इस समिट पर आपको कहा गया है कि वेलोसिटी कितनी है, और चेक करें हमारा इस टेस्ट का पहला, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जब मैंने इधर इस कॉर्नर में सॉल्व किया और मैंने कहा कि टॉप पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ x कंपोनेंट होता है। और आप जानते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट कभी चेंज, तो अगर टॉप पर x 19 है तो बॉटम पर भी x कंपोनेंट क्या होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी क्या होगा? 19 ही होगा डियर स्टूडेंट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। और इसका सोल्यूशन है कि x कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल रिमेन्स, तो अगर समिट पर x 19 है तो इनिशियल भी x क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको क्वेश्चन मजे के लगे होंगे, सही है ना? वेरी गुड। इस तरह अब अगले 4 चैप्टर के एमसीक्यूज भी, ये सारे मेन कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में जो पास पेपर में कई बार आइडियाज यूज हुए, उन्हीं आइडियाज से बनाए गए थे। मेरी बात समझ गए हैं? अगले 4 चैप्टर भी इंशाल्लाह इससे बेहतर एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करें 4 चैप्टर के इन रिवीजन का ये लिस्ट साथ कवर करें, एक हफ्ता अच्छी तरह कवर करें। थैंक यू वेरी मच।